So welcome all of you and good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good Today, afternoon, sir. good afternoon. Today we will start the second book, part 2. The book of Dr. Praful Vijayakar sir of Reductive Homeopathy, The Theory of Acutes. So this book is a excellent book for acutes. This book, the knowledge of this book, the knowledge of acutes gives me a lot of result in acute cases. The chart of acutes gives successful cures in acutes since 1999. So acute में fast result देना, fast cases cure करना acute के, this is possible only and only by this book, by this knowledge of theory of acutes. So this book is the success step of my life. First step जो हमने इस बुक से ली है, सीखी है, और ये बुक शायद ना होता तो राइट वे पे हमें एक्यूट कैसे क्योर करना पता ही नहीं होता। ये बुक की वजह से लॉट ऑफ रिजल्ट, लॉट ऑफ नेम एंड फेम हमें इस बुक से मिला है, थ्योरी ऑफ एक्यूट्स। सो थैंक यू वेरी मच हमारे गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर को, जिन्होंने इतने अच्छी बुक्स लिखी है एक्यूट्स के लिए, एक्यूट डिजीजेस के लिए। यस, तो सभी के पास ये बुक अवेलेबल है। यस, सो इस बुक का प्रीफेस और फॉरवर्ड्स आपने पढ़ लेना, जिसमें बुक के लिए सर ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं कि ये बुक क्यों लिखा सर ने, और इस बुक में क्या है ऐसा। ये बुक के 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 द फिलोसॉफी एंड पार्ट 2 द क्लिनिकल, दैट इज मटेरिया मेडिका। एक और पार्ट, हाँ यस, पार्ट 3 पार्ट है, एक पार्ट फिलोसॉफी, सेकंड पार्ट मटेरिया मेडिका एंड थर्ड पार्ट इज क्लिनिकल, जिसमें सर ने ओनली केसेस दिए हैं, एक्यूट केसेस। और लास्ट में बुक के सर ने चार्ट बनाया है एक्यूट्स का, किस तरह से एक्टिविटी में चेंज होता है, तो हम एक्टिविटी, चेंज ऑफ एक्टिविटी पर से मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी कैसी चेंज होती है, उसमें चेंज होता है कि नहीं होता है, दैट इज एक्टिविटी चेंज और नो चेंज। एक्टिविटी जब हाइपर एक्टिविटी होती है, दैट इज रेस्टलेसनेस। फिर अगेन सर ने उसमें टाइप्स किए हैं, मेंटल है कि फिजिकल है। यस, तो ये हम धीरे धीरे ये बुक पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो जो चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सर ने कंसेप्ट दिए हैं ओल्ड एंड न्यू। तो ओल्ड कंसेप्ट क्या थे एंड न्यू कंसेप्ट क्या है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से इस बुक के। Whenever homeopaths, even successful homeopaths, encounter or come across cases of pneumonia and typhoid,
they prefer to just refer the case to an allopathic physician. Yes. These are common diseases in acutes, pneumonia, typhoid. Most of time, बहुत से होम्योपैथ्स इस टाइफाइड एंड न्यूमोनिया को क्योर भी कर देते हैं, कुछ रिपीटेशन से करते हैं, कुछ मेडिसिन चेंज भी करना पड़ता है। तो बहुत से डॉक्टर्स इन डिजीज में रिजल्ट लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा फास्ट रिजल्ट कैसे आए और परफेक्ट मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करें, किस बेस पे सिलेक्ट करें, उसके लिए क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, केस को कैसे एनालाइज करना चाहिए, सर ने इस बुक में लिखा है और बहुत ही एक्सलेंट वे से सर ने उसे एक्सप्लेन किया है। सो most of the time the reason forwarded is homeopathy is a slow acting therapy. It is meant for chronic diseases only, not for emergencies. Yes, you get the acute attack of this disease controlled with allopathy, then we will treat you to raise your immunity so that you don't get it again. This lame excuses put forward even by so-called classical homeopaths expose the limitations of those homeopaths and not homeopathy. Yes. Remember, homeopathy is a complete science. Hence, limitation and scope of homeopathy is the homeopath. The homeopath's knowledge is what falter. If not, it is the application of his knowledge which fault. Yes. सर ने क्लियरली लिखा है कि होम्योपैथी में कोई दोष नहीं, दोष हम में है, जिसकी वजह से होम्योपैथी आज बैक फुट स्टेप पे। So remember, homeopathy is a complete science, hence limitations and scope of homeopathy is the homeopath. सर ने बहुत से हर बुक में लिखा है कि आज होम्योपैथी को सेकंड स्टेप पे रखने के लिए, अल्टरनेटिव साइंस लेवल करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। Many materia medicas have been written on therapeutics of fevers and acute diseases. Yet, homeopaths find it difficult to get result in such cases. The reason may be many, but the main reason is lawlessness. That is, all the cardinal principles of homeopathy are not applied, and the law like that of Hering's law are bypassed. Yes. तो बहुत सी किताबें लिखी गई थेरापेटिक्स पे। देखिए, जो रियल लॉज है, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स है, उस पे किसी ने कुछ नहीं लिखा। अगर हेरिंग्स लॉ देखेगा तो हेरिंग्स लॉ एक्यूट में एज वेल एज क्रॉनिक में भी फॉलो होना बहुत जरूरी है। अगर हेरिंग्स लॉ फॉलो होता है तो हमें एक वे मिलता है कि हम क्योर दे रहे हैं कि सप्रेशन दे रहे हैं। यस, हेरिंग्स लॉ इज द मोस्ट, फिर वो एक्यूट केस हो या इसलिए हेरिंग्स लॉ देखना ही चाहिए। तो हर जो थेरापेटिक्स बुक्स है उसमें हेरिंग्स लॉ के लिए कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी लिखा नहीं गया। सो आगे सर कहते हैं कंसेप्ट्स ओल्ड एंड न्यू। एकोनाइट फॉर फीवर, दिस इज ओल्ड कंसेप्ट। बेलाडोना फॉर हेडेक, sudden fast headache, podophyllum for diarrhea, like this. So I call it an old concept because 90% of the homeopathic physicians have been using it for last 20 years, 200 years. It is because of wrong application of homeopathic principles while prescribing our remedies that we have not been able to get good result. Yes. Hence we have remained second to allopathy. The new concept which I have proposed here is
not actually a new concept, but a rejuvenation of the basic tenets of the homeopathy as preached by the masters but not understood by me. Yes. तो सर ने एक्चुअली सर ने उसे ओल्ड कंसेप्ट कहा, लेकिन सर कहते कि ये एक्चुअली ओल्ड कंसेप्ट नहीं है, लेकिन सर ने उसे ही यहाँ रिज्यूनेट किया है। रिज्यूनेट मतलब रिफ्रेश करके सर ने इसे यहाँ हमारे ही सामने रखा है कि किस तरह से इसे देखना चाहिए। जो हम जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो हमारे सीनियर्स भी, हमारे लेक्चर्स लोग भी यही करते थे कि पोडोफाइलम है, डायरिया है, पोडोफाइलम दे दो, फीवर है, बेलाडोना दे दो, हेडेक है, बेलाडोना दे दो, है ना। लेकिन इस तरह से होम्योपैथी नहीं है। सर का कहना है कि इस तरह से प्रिस्क्राइब करेंगे तो हो सकता है वहां सप्रेशन हो या फिर केस को रेफर करना पड़े, रिजल्ट ही ना आए। तो I have devised a simple way of arriving at the simillimum in acute cases. It is nothing but a simplification of reaching the simillimum without violating the 7 cardinal principles of homeopathy. Yes. तो ये जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, ये ईच एंड एवरी केस में हमें फॉलो करके ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। So the old concept, a wrong application of knowledge. Acute diseases, for example, fevers, diarrheas, dysenteries, or abdominal pain, neuralgias have been up to date treated with as much panic as is proportionate to the severity and acuteness of the diseases. I have been guilty of and party to the type of prescriptions prevailing in majority of homeopathic circles in the earlier years of my practice. Yes. Fevers were and are treated on non-homeopathic principles with homeopathic remedies. For example, ferrum phos, calimure, natriumure, a combination of belladonna, aconite, ferrum phos, eucalyptus, China Ars, etc. in 30 or 200 potencies. Azadirachta, Baptisia, Pyrogen, etc. in mother tincture from repeated frequently. Yes. तो कल हमने इसी ये पैरा का एक एग्जाम्पल हमने देखा, जो केस एक होम्योपैथ के पास गई जिस बेबी को लूज मोशन एंड वोमिटिंग थी, और उन्होंने थेरापेटिक बेस पे, जैसे कि यहाँ ओल्ड कंसेप्ट सर ने दिया है, उसी ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने उसे रिपीटेडली इन लिक्विड फॉर्म मेडिसिन दिए और 10-10, 15-15 मिनट में उसे रिपीट किए, और अल्टीमेटली उस केस का क्या हुआ, उस केस को तो रेफर करना ही पड़ा पीडियाट्रिक के पास बिकॉज ऑफ सिंपल डायरिया एंड वोमिटिंग की वजह से, वहां सप्रेशन होने की वजह से दैट गर्ल, द स्मॉल गर्ल गोज इनटू कोमा, राइट। मतलब डिस्चार्जेस इतने सप्रेस हुए कि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम में चले गए, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर टू डायरेक्ट 6th लेयर। तो इस तरह से इसीलिए सर ने कहा है कि ये ओल्ड कंसेप्ट है कि डायरिया है तो थेरापेटिकली उसे प्रिस्क्राइब करो, और वो भी रिपीटेडली। तो दिस इज नॉट अ होम्योपैथी। So diarrheas are treated with podophyllum, aloes, gratiola, gambugia, veratrum, chinas, arsenic, protonic, and all these repeated even hourly or 2 hourly or 3 hourly, depending upon the mood of homeopath or the fixed formula of the homeopath. बहुत से डॉक्टर्स हैं जो फार्मूलाज प्रैक्टिस करते हैं। डायरिया है क्या, डायरिया फार्मूला, डायरिया 1, डायरिया 2, है ना, फीवर, टाइफाइड फार्मूला, मलेरिया फार्मूला, लाइक दिस। सो फार्मूला which he or she has had best result with the similia.
तो इस तरह से बहुत से डॉक्टर अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, अपने अपने माइंड के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, फार्मूलेज बनाते हैं। ये उसमें कितने सारे मेडिसिन होते हैं एक एक फार्मूले। तो दिस इज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग। Such prescriptions are blind prescriptions. They never give result, certainly not satisfactory enough to boost anyone's moral. The fevers go down, if at all, gradually from 103. Yes, कोई भी केस लो आप फीवर की, वायरल फीवर हो, बैक्टीरियल फीवर, फीवर का पीरियड होता ही कितना है, मोस्टली 7 days 8 days, कुछ फीवर 3 days में भी पूरे निकल जाते हैं, सबसाइड हो जाते। तो आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, सर का यहाँ कहना है कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, रिपीटेडली मेडिसिन दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक्स दे रहे हैं, तो वो मेडिसिन तो वर्क वहां करती ही नहीं है, बल्कि उस पेशेंट की इम्यूनिटी ही उस फीवर को निकाल देती है, क्योर कर देती है, क्योंकि फीवर का पीरियड ही 2 to 3 days का होता है। So certainly not satisfactory enough to boost anyone's morally. The fever go down, if at all, gradually from 10 degree Fahrenheit on the first day, or 102 on the second day, 99 on the third day. Fourth day, the patient become normal, and on the fifth day, this bringing down the fever is certainly not homeopathic result. The fever generally goes down because the acute infection has exhausted itself and the patient has recovered by himself. लेकिन 3-4 दिन में जब फीवर निकल जाता है तो the doctors become very glad, मैंने किया। The fever generally goes down because the acute infection has exhausted itself. Yes. So the physician who takes credit for this result, be it in fever, diarrhea, is obvious of the fact or ignorant of the fact that the tremendous weakness and tiredness and body ache or joint pains and loss of appetite which ensues is not a homeopathic result. Any amount of explanation that the weakness is naturally going to be there because of the 4 days of fever or loss of vital fluid in diarrhea, etc., is an excuse, especially when you see the glaring difference when the patient has been treated with classical single dose therapy. Yes. सर ने यहाँ कहा है कि जैसे ही वो फीवर चले जाता है, लेकिन पेशेंट में कुछ वीकनेस रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, डिस्कम्फर्टनेस रहता है, लेकिन वही अगर जब हम परफेक्टली मिनिमम सिंगल डोज ऑफ सिलेक्टेड रेमेडी देते हैं, तब सबसे पहले उस पेशेंट का वीकनेस जाएगा, उसका डिस्कम्फर्टनेस कम हो जाएगा। दैट इज द होम्योपैथिक रिजल्ट। So in the first place, the fevers or diarrheas or pains do not and should not more than 12 hours. Yes, if the remedy is right. At the most 24 hours. Be it typhoid, be it pneumonia, be it diarrhea or urinary infections with 100 or 200 pus cells in urine. Such number of pus cells come to zero in a space of 3 days. A feat which any 4th generation antibiotic cannot perform. Yes. अब देखो कितने सारे फीवर्स के लिए पेशेंट एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, लेकिन 8-8 दिन तक फीवर सबसाइड नहीं होता है, और लास्ट में जब पेशेंट का फीवर जा ही नहीं रहा तो वो डायग्नोज कर देते कि वायरल फीवर है, और वो फीवर 1 month to 2 month तक चलते हैं विद अदर कॉम्प्लिकेशंस। इतने सारे एंटीबायोटिक्स दिए होते हैं पेशेंट को, तो धीरे धीरे पेशेंट का टैनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता। अगर आपकी रेमेडी परफेक्ट है, राइट सिमिलियम है, तो 3-4 दिन में फीवर किसी भी टाइप का हो निकल जाता है।
Secondly, the patient does not feel run down, weak or tired despite the high fever, nor does he lose his appetite for food or stamina to work. Yes. So these are the general parameters. और यही एक इंडिकेशन होता है हमारे पास, अगर ये इंप्रूव है, ये जनरल पैरामीटर्स इंप्रूव हो गए, दैट मीन्स आवर रेमेडी इज राइट, एंड आंख बंद करके बैठ जाओ, पेशेंट 3 दिन में अच्छा हो जाएगा. Even patients with Vidal test positive for typhoid up to 350 units have been seen to go to office and do normal work without being aware of the fact that they are suffering from typhoid. Yes, और ये miracle magic only होम्योपैथी के साथ ही हो सकता है. इतना फ्योर होने के बाद भी पेशेंट में स्टेमिना आता है, वीकनेस कम हो जाता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आ जाता है. दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी. यस, so any all this with fever responding to single dose of the indicated remedy within 24 hours. X-ray chest follow-up of pneumonias show complete regression of the lesions within 3 to 5 days at the most of the indicated remedy dose. Yes, single dose से कितना भी बड़ा pneumonia lesions हो, completely regress हो जाएगा. Yes. So single dose classical homeopathic treatment overshadows the old multi-dose multi-drug treatment by miles. Yes, बहुत अच्छा लिखा सर. So in the old concept, the doctor himself is not confident of the result. That's why most of the time they refer the patient to allopathics. क्योंकि पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस बेस पे दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा. यस, वही अगर आप पूरे पैरामीटर्स देख के मेडिसिन देते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, विद इन 12 days, within 12 hours पेशेंट विल फील बेटर. तो ये एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है हमारे सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन. और यही कॉन्फिडेंस, ये पावर मिलती है इस बुक से. यस, सो इन द न्यू कंसेप्ट डॉक्टर कैन प्रिडिक्ट by 9 a.m. tomorrow you will be fit to go for work, for office. In the old concept, crutches of allopathy are often needed. Yes, है ना. तो देखते हैं, कल सुबह तक नहीं हुआ तो फिर आपको बताएंगे क्या करना है, या फिर आपको एलोपैथी लेनी पड़ेगी, like this. So in the new concept, no crutches of allopathy are needed. So in the old concept, none of the 7 cardinal homeopathic principles are being respected except the principle of drug dynamization. Obviously, since potencies are used. Yes. तो ये खाली न्यू कंसेप्ट में ही मिलेगा. ये सब 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स न्यू कंसेप्ट में ही फॉलो होंगे. So my new concept, none of the 7 cardinal homeopathic principles are violated. Yes. In the old concept, Hering's law is seldom seen. आप देखो किसी भी थेरापेटिक प्रिस्क्राइबर को किसी एक आधे सिंगल केस में भी अगर उन्होंने हेरिंग्स लॉ फॉलो किया होगा, हेरिंग्स लॉ दिखा होगा, कभी नहीं. वो देख ही नहीं पाते, वो तो बिलीव ही नहीं करते कि हेरिंग्स लॉ है, एग्रेवेशन है करके ये भी बिलीव नहीं करते. 12 केंट ऑब्जर्वेशन भी उनको पता नहीं होते क्योंकि कभी फॉलो ही नहीं होते थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन. यस, so in my new concept, Hering's law is a must in every result, in every case. For example, cough and fever gone, slight coryza has to follow, followed by transient itching on the skin. सिंपल केस में भी हेरिंग्स लॉ दिखेगा.
किस तरह से एक्सटराइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स होता है फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, फ्रॉम इनसाइड टू आउट, फ्रॉम within outward in the reverse order of the appearance of the symptoms. जैसे कि ईयर एक का पेशेंट है या फिर ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट है, पेशेंट आया और पेशेंट को इसके पहले कोराइजा हुआ था, उसके बाद ओटाइटिस हुआ है, तो मेडिसिन देने के बाद ओटाइटिस जाता है फर्स्ट, उसके बाद उसे कोराइजा आना ही चाहिए. यस, सो दिस इज द रीजन. सिंपल केस में भी आपको हेरिंग्स लॉ फॉलो होगा और तभी पता चलेगा कि दिस इज राइट क्योर. So typhoid cure is never and should never be followed by hair fall. Yes. Why? और आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइफॉइड केसेस हैव लास्ट में उनको हेयर फॉलिंग होता ही है. Why? Because of antibiotics, because of wrong homeopathic medicines. और हेयर फॉल होना उसके लिए रीजन भी इतने अच्छे फिर डॉक्टर्स देते हैं कि वो वीकनेस बहुत आया है ना, बहुत गोलियां खा लिए, टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड था, इस वजह से हेयर रूट पे उसका परिणाम होके हेयर फॉलिंग स्टार्ट हुआ. दिस इज नॉट अ साइंटिफिक रीजन. So what is the scientific reason for hair fall after the typhoid cure? Because typhoid, it is a second layer disease, hair fall, it is a third layer disease. It is short, it is suppression. अगर टाइफॉइड जाने के बाद हेयर फॉल होता है तो इट इज सप्रेशन. यस, सो dysentery cure is never and should never be followed by backache or joint pains or muscular pain. और इसमें मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रीजन देते हैं कि बहुत 8-10 दिन आप लेटे हुए थे, सोए हुए थे, बेड पे थे, इसलिए आपको बैकएक स्टार्ट हो गया. तो ऐसे एक्सक्यूजेस पेशेंट देते हैं, पेशेंट को देते हैं, खुद को एक्सक्यूज कर लेते हैं. सो ये एस्केप करने का टाइम हमारे पे इस बुक के बाद नहीं आएगा, इस बुक रीडिंग के बाद नहीं आएगा. यस, तो अगर डिसेंट्री डायरिया के बाद बैकएक स्टार्ट होता है, दैट मींस इट इज श्योर शॉट द सप्रेशन, है ना. यस, सेकंड layer disease diarrhea suppress and third layer backache start. So इसके रीजन सर ने यहाँ दिए. हेयर रूट्स आर एम्बेडेड deep into the dermis, so embryological offshoot of dermatomyxodome. Muscle pain, backache or joint pains means inflammation of synovial membrane or bursa. Embryologically originated from the myotome and sclerotome somites, that is mesodome. So typhoid is enteritis, that is the second layer, intestine, inflammation of intestine, entera, embryologically originated from endodome. Looking at the embryological origin, one can safely conclude that the disease has moved from endodome to mesodome, which is definitely deeper in origin and more important. Hence, alopecia after typhoid is suppression. Hence, backache or joint pains after typhoid or dysentery is suppression. So one can safely assume or presume that in each and every acute illness, Hering's law of cure has to be seen. And if you don't, dear homeopaths, you are going wrong somewhere in your application of 7 cardinal principles. तो सर का स्ट्रेस यहाँ यही है, हर केस में आपको 7 कार्डिनल प्रिंसिपल एज वेल एज हेरिंग्स लॉ फॉलो करना ही चाहिए. अगर आप इसे फॉलो करके सिलेक्ट करते हैं, will never give the separations. Yes. So this is the chapter first.
and the second chapter. सर आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है। कुछ भी नहीं आ रही है? नहीं सर, बीच बीच में एकदम अटक जा रही है सर आवाज। ठीक, क्लियर है आपका तो आवाज। शायद आपके इसमें क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। तो जिनको आवाज नहीं आ रही तो आप प्लीज अपना माइक ईयरफोन चेक करवा लीजिए, या फिर मोबाइल से अगर आप लॉगिन है तो मोबाइल पे थोड़ा सा देख लीजिए, या फिर लैपटॉप पे है तो शायद लैपटॉप का स्पीकर का प्रॉब्लम हो सकता है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सेकंड चैप्टर हम ले लेते हैं। इसमें इंडिस्पोजिशन के लिए सर ने कहा है एक्यूट इलनेसेस, जिसमें टाइप्स ऑफ acute illnesses का है। By acute disease we mean any disease or illness which can disturb the health of a person temporarily in a negative way. This is called acute illness. These include high fevers, acute pains, neuralgias, acute infections, either bacterial, viral, or parasitic. So most of these illnesses are self-limiting diseases. अगर हम कुछ भी नहीं करते तो भी ओनली SL देके हम इस डिजीजेस का क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसीलिए हैनेमन ने कहा है when to prescribe and when not to prescribe। इस लॉ का अगर हमें नॉलेज है तो बहुत कम टाइम्स हमें प्रिस्क्राइब करने का चांस मिलता है, और ये चांस उसी केसेस में मिलता है जो केसेस थ्रू एलोपैथ हमारे पास आते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथिक पेन्स। उन्हीं केसेस में मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन का काम करता है। सो टाइप्स ऑफ एक्यूट इलनेसेस, there are 3 types of acute illnesses: acute infection, indisposition, and acute exacerbations. So जो acute infections है, that is viral fevers, influenza, tonsillitis, sore throat, typhoid, pneumonia, pneumonitis, lung abscesses, septicemia, food poisoning, infective diarrheas, dysentery, urinary tract infections, and pleurisy. So these are the acute infection, real acute diseases. The second one is acute exacerbations. So जो acute exacerbations होते हैं, it is the diseases of acute worsening of or acute aggravation or acute increase of symptoms of chronic diseases. So in cases में like asthma, joint pains, तो ये chronic disease के symptoms है, कुछ elements की वजह से, कुछ acute causations की वजह से ये aggravate होते हैं, और इन cases में किस टाइप की मेडिसिन देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह का एनालिसिस एक्यूट एक्सासर्बेशंस में होना चाहिए। तो सर लिखते हैं एक्यूट एक्सासर्बेशंस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, मलेरिया, malarial paroxysms, ulcerative colitis, pulmonary coughs, required asthma also, rheumatoid arthritis also, required constitutional ट्रीटमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो ऐसे केसेस में अगर ऐसे केसेस आते तो फर्स्ट यू टेक द केस इन डिटेल, फाइंड आउट द rubrics according to Miasm and prescribe. So acute exacerbation में कभी भी एक्यूट रेमेडी प्रिस्क्राइब नहीं करना। एक्यूट रेमेडी अगर बहुत सीवियर है, जैसे कि अस्थमा की केस है, अगर अस्थमा की केस है या फिर जॉइंट पेन है, तो टेम्पररी आप एक आधी अकॉर्डिंग टू चार्ट
रेमेडी दे सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल भी निकाल के साथ में देना है और बोलना है कि जैसे आपको ये एक्यूट अटैक निकल जाएगा उसके बाद तुरंत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डोज लेना है. Yes. So this is acute exacerbation. Then indisposition. Indisposition, never treat the indispositions because it never required the treatment. But हैनेमन कहते हैं अगर इंडिस्पोजिशन की वजह से पेशेंट को कुछ हो रहा है तो फर्स्ट फाइंड आउट द कॉजेशन, किस वजह से इसे ये हो रहा है. जैसे कि पेशेंट कहीं बाहर गया, कुछ खा लिया और लूज मोशंस हो गए, तो फर्स्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि इंडिस्पोजिशन. ये क्लाइमेट चेंज हो गया और सडन ब्रेथलेसनेस बढ़ गया, जॉइंट पेन्स बढ़ गए, फीवर आ गया, दिस इज इंडिस्पोजिशन. तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हिस्ट्री लेके कि ये हर बार होता है क्या, इस तरह का चेंज हुआ, एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ, कुछ ठंडा खाने में आए, कुछ गर्म खाने में आए, कुछ एक्सपोजर हुआ चिल्ड और हॉट. तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है. अगर वो इंडिस्पोजिशन है तो ओनली गिव द एसएल. लेकिन अगर ये बार बार होता है, दैट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ दैट पेशेंट इज इंक्रीज्ड और यहां हमें उसे मेडिसिन देना पड़ेगा. उससे हाइपर सेंसिटिविटी को हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. फिर वो इंडिस्पोजिशन नहीं रहेगा, दैट बिकम्स एलर्जिक डिजीज, हाइपर सेंसिटिविटी. यस. तो जैसे कि डायरिया है, कुछ खाया और लूज मोशंस हो गए, तो हमें वेट एंड वॉश तो करना है, लेकिन कब तक. अगर पेशेंट फीलिंग वीकनेस, डलनेस, लॉस ऑफ स्टेमिना, देन यू हैव टू प्रिस्क्राइब. यस. सो acute illnesses are of three types: non-recurring acute infections, for example acute diarrheas, dysenteries, high fever, either viral, bacterial or parasital, for example typhoid, malaria, influenza. It may include pneumonias, lung abscess, pleurisy, pleuritis, urinary tract infections, etc. Acute exacerbations of chronic, for example asthma, pulmonary cough, chronic ulcerative colitis, relapsing malarias, fevers, etc. And the indispositions like acidity, transient malaise, coryza, gastric upsets due to overeating or heavy food, mild injuries and abrasions are self-limiting and do not require any treatment. Yes. तो इसी को ही हैनेमन ने ऑर्गेनन में ये कहा है, क्रॉनिक डिजीज में भी कहा है कि एक कोई पेशेंट बोलता है कि मैंने कल कोल्ड ड्रिंक्स लिया और मुझे आज कोल्ड हो गया, कोराइजा हुआ. तो इस केस में ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है. कोई पेशेंट बोलता है कि मैं थोड़ा सा भी ठंडे क्लाइमेट में चला जाता हूं तो मुझे कोल्ड कोराइजा होता है, ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है. कोई पेशेंट बोलता है कि जैसे सन हीट में निकलता हूं तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है. यस. तो ऐसे केसेस में दिस इज लाइक अ इंडिस्पोजिशन, तो ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है. यस. कौन बताएगा. सर वो बार बार यदि हो रहा है, एक्सक्यूज सर, हेलो, तो फिर उसकी सेंसिटिविटी तो उस चीज के लिए बढ़ गई ना, वो फिर एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी हो गई ना एक टाइप की, आपने ही बोला है सर अभी जी. तो उस टाइम में उसमें तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना सर, जीसीएस निकालना पड़ेगा ना. यस. उस इंडिस्पोजिशन को निकालना पड़ेगा.
हाँ, जिसे जिसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा सर। लेकिन कोई बार-बार पेशेंट यदि बोलता है सपोज, राइट, मतलब यहाँ ट्रीटमेंट करना है, राइट, क्योंकि हाँ सर। अगर वो बार बार हो रहा है ना, बार बार हो रहा है तो उसका वो सिम्टम निकालना जरूरी है, राइट, क्योंकि इम्यूनिटी वहां डाउन होते जा रही, सेंसिटिव उसकी उस चीज के लिए बढ़ते जा रही है, तो हमें उसे उसकी सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज करनी है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि मुझे मसल्स क्रैम्प होते हैं, स्पेशली रात में सोते वक्त या फिर मॉर्निंग में उठते बराबर, तो अब यहां क्या करेंगे आप? कोई पेशेंट बोलता है कि मैं जैसे ही कुछ स्टेप्स चलता हूं या फिर जिन्हें पे थोड़े से 2-4 स्टेप्स चढ़ लिया तो मुझे ब्रेथलेसनेस होता है या फिर पैर में क्रैम्प्स आते हैं। तो यहाँ क्या सोचेंगे आप, क्या करेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये डिसीज मॉडिफाइंग मोडेलिटीज जैसे बोलते हैं वैसा है ना, वैसा जैसे कि नाइट एग्रेवेशन है, वो एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस है, एंड यहाँ और अर्ली मॉर्निंग जो एग्रेवेशंस रहता है। ब्लड टेस्ट करेंगे, मतलब कॉज फाइंड आउट करेंगे। वेरी नाइस। एज पर डॉक्टर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये हो क्यों रहा है, और सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद पता चला कि पेशेंट का B12 कम है और विटामिन डी कम है, राइट, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी एक्सर्शन पेशेंट को थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस स्टार्ट करवा देता है, या फिर जॉइंट पेन्स होते हैं, मसल्स पेन्स होता है, बिकॉज ऑफ विटामिन डी एंड B12 डिफिशियंसी। तो ऐसे इसमें क्या करना है? ट्रीटमेंट, जो द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और वो रेमेडी में विटामिन डी और B12 होना चाहिए। तो इसी के लिए हैनेमन ने कहा है कि ट्रीट एज पर द कंडीशन। अगर उसे डिफिशियंसी है तो गिव द न्यूट्रिशियस फूड व्हिच कंटेन्स विटामिन डी एंड B12, या फिर गिव द सप्लीमेंट। ऐसे केसेस में आप उसे डायरेक्ट विटामिन सप्लीमेंट देके उस डिफिशियंसी को निकाल दो, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। yes. और अगर कोई पेशेंट है जो जैसे कि बार बार कोल्ड कोराइजा हो रहा है, या फिर जैसे कि फीवर आता है रिकरेंटली, लेकिन वही पेशेंट ये बोलता है कि मैं जब बाहर गांव जाता हूं, कहीं और जाता हूं, तो मुझे कभी नहीं होता है, मैं ऑफिस जाता हूं तो मुझे एकदम फ्रेश लगता है, और घर पे आता हूं तो मुझे चोकअप ऑफ नोज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज हो जाता है। इसका क्या मीनिंग? ये सब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, मेरे एक्सपीरियंस से आपको दे रहा हूं, और सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम कहीं तभी भटक जाते हैं और सिंपल चीज के लिए बहुत ज्यादा बड़ा सोच के बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे टाइम पे क्या करना है? Sir, that is maintaining cause. Yes, very nice. It is because of maintaining cause. घर तो आपको पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि ऐसा घर में क्या है कि ऑफिस में एकदम फ्रेश और घर पे आने के बाद एकदम वीकनेस, डलनेस, या फिर कोराइजा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, या फिर हेडेक स्टार्ट। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स घर में हैं,
उसे पहले दूर करो, ऑटोमेटिकली वो पेशेंट क्योर हो जाएगा। दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज ओनली इंडिस्पोजिशन, है ना। घर का क्लाइमेट कैसा है, घर में कुछ जैसे कि ओल्ड टाइप का घर है और बहुत ठंडा रहता है, और घर में जैसे आते हैं तो ना नोज क्लोज, घर में एयर नहीं आती है बाहर की, सन हीट सन रेज नहीं आते हैं, और उसकी वजह से ये होता है। ऑफिस गए, ऑफिस में एकदम फ्रेश एयर होता है और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको घर की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि इसे आपको चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। डोंट गिव द एसएल, ओनली गिव द सजेशंस एंड प्रिस्क्राइब एसएल, और देखो बेस्ट रिजल्ट। तो ऐसी केस थी, बहुत परेशान था पेशेंट। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि एलर्जिक प्रॉब्लम है, बहुत प्रिस्क्राइब किया, किसी भी मेडिसिन से 5-6 मेडिसिन चेंज हो गए, अच्छे से अच्छे हिस्ट्री लेके रिपीट करके, मतलब रिपीटेड हिस्ट्री लेके सब तरह के से सोच के, पेशेंट को रिजल्ट ही नहीं। पेशेंट परेशान, मेरा ये प्रॉब्लम जा रहा क्यों नहीं। तो जब वापस रीकेस किया और पूछा कि मुझे आपका घर का प्लान ही बताओ कैसा है पूरा, तो उसने बताया कि मेरे घर में थोड़ी सी भी धूप आती नहीं, बाहर की एयर आती नहीं, घर इतना ठंडा होता है, घर में पैर रखते बराबर ऐसा बिल्कुल नाक ऐसे जादू के जैसा बोले ब्लॉक हो जाता है, सांस ही नहीं लेते आते। कितनी बड़ी सीवियर एलर्जी हो गई, है ना। तो जब उसे बोला कि भाई कुछ भी करो घर में सनरेज आना चाहिए, तो बैक साइड से उन्होंने विंडोज किए सर्विस लाइन की तरफ से। मैंने बोला जब सूरज होता है तभी उसे खोलो, बाद में बंद करके रखो, है ना। पूर्व पश्चिम उसे विंडो करने को लगा तो एयर भी आने लग गई, थोड़ा सा घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया, और उसके बाद उसका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हुआ। इतनी बड़ी हिस्ट्री लिया, सब पूछा और बाद में ऐसे प्रिस्क्राइब किया, मुझे ही कैसे तभी लग रहा था, लेकिन पेशेंट क्योर हो गया। तो इस तरह से हमें, ये हैनेमन ने कहा है कि आपको एक ही वे से नहीं सोचना है। आप होम्योपैथ हो गए, आपने बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन पढ़ रहे, बहुत मेडिसिन का बहुत नॉलेज आपके पास है मैटरमेडिका का, लेकिन व्हेन टू प्रिस्क्राइब एंड व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब, ये हैनेमन ने कहा है। तो इसे हमें हर दिशा से सोचना है, हमें हर डायरेक्शन से पेशेंट को देखना है, राइट। यस, तो इस तरह से ट्रीटमेंट होती है। Acute exacerbations of a chronic disease should be strictly treated as a chronic case, yes, with genetic constitutional simillimum. It does not warrant an acute remedy. The acute flow charts presented in this book should not be used to go to get a result in such exacerbation. Yes. तो जो भी एक्सासर्बेशन है, एक्यूट एक्सासर्बेशन है, उसमें ये एक्यूट चार्ट कभी यूज नहीं करना। लेकिन बहुत ही सीवियर है तो आप थोड़ा पैलिएशन के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी है। और अगर हर बार आप इस एक्यूट एक्सासर्बेशन में इस एक्यूट चार्ट पर से मेडिसिन देंगे, तो वहां पे सोरिक कंडीशन, सोरिक डिजीज में कन्वर्ट इनटू सिफिलिटिक डिजीज, दैट सिंपल अस्थमा में कन्वर्ट इनटू स्टेटस अस्थमेटिकस। इसीलिए बार बार ऐसा कभी भी नहीं करना। बहुत सीवियर एक आधी बार आप कर सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाल के देना है, ज्यादा वेट भी नहीं करना है। So if used, it might give you a temporary amelioration followed by aggravation of the disease. It might also lead to suppression. अगर ऐसा भी होता है कि आपने मेडिसिन दिया और पेशेंट को बहुत अच्छा लगा, then again severe aggravation. This is wrong prescription.
मतलब समझ लेना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ही देना है, एक्यूट रेमेडी नहीं। और इसी कंडीशन को डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं गिव द एंटीसोरिक, नेवर गिव द नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज। Yes. So the group is the one which is under consideration here. The acute infections are the ones which need acute treatment. Yes. This acute treatment is misunderstood by majority of the homeopaths. Under the guise of acute treatment, a lot of liberties are taken and any medicine unrelated to the constitution is selected on the basis of just one or two symptoms and prescribed. The rule to remember is that any remedy which gets indicated in an acute stage is bound to be in mathematical relations with the genetic constitutional simillimum. Yes. So ये जो मैथमेटिकल सर ने यहाँ कहा है, तो किस तरह से ये मैथमेटिक्स एक्यूट में सर ने यूज किया है, ये हम आगे देखेंगे चैप्टर 3 में। तो ये मैथमेटिक क्या है? टेक वन सिम्टम प्लस एड अनदर सिम्टम, दैट इज टेक फ्रॉम माइंड सिम्टम एंड एड द फिजिकल सिम्टम प्लस एड द जनरल्स एंड calculate this and give the remedy is equal to remedy. Yes. So this is mathematics. ये मैथमेटिक्स का सर ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशंस इस एक्टिव बुक में दिया है। तो हम कर लेंगे चैप्टर 3। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल के केस के बारे में अगर किसी को कोई बाद में कुछ ध्यान आया होगा, ख्याल आया होगा, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यस, कल से हमारा यस, जैसे कि सभी फैमिली मेंबर का खाना एक जैसा ही रहता है सर, कभी कभी नहीं क्या? हाँ, फिर भी उनमें से एक ही मेंबर्स को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल B12 डिफिशियंसी हो गई, यस, मे बी नहीं क्या, तो फिर उस वक्त फिर क्या करना चाहिए सर? उस वक्त दवाई मेडिसिन देना पड़ेगा सर क्या? B12 100%। और तो, उसके बाद में तो कैसा है, मैंने ये कहा था कि पहले हमें पूरी केस लेना है, पहले पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है। अगर रियली इट इज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, देन यू कैन प्रिस्क्राइब द supplement. But if any problem is in his body, in his digestive system, his metabolism, then give the remedy. Right? कि उसके बॉडी के अंदर विटामिन डी एंड B12 एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां डिफिशियंसी हो रही। तो ये मेटाबॉलिज्म का, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उसे हमें ट्रीट करना है। सर कॉन्स्टिट्यूशनल डोज देने के बाद यदि विटामिन B12 करेक्ट हो गया, नॉर्मल हो गया, और फिर तो ये जो ऐसे केसेस में अगर सीवियर डिफिशियंसी है तो आपको फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ आपको सप्लीमेंट भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी सीवियर डिफिशियंसी और उसे फास्ट रिकवर करना है तो उसके फूड में उतना विटामिन डी होना चाहिए। अगर उसके बॉडी में वो एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल तो दे दिया, लेकिन उस डिफिशियंसी की वजह से और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, इसलिए साथ में आप वो दे सकते हैं। सर एक केस, एक 160 विटामिन B12 था और मेडिसिन देने के बाद अभी 492 है, अभी नॉर्मल रेंज में आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन मेंसेस इरेगुलर हो गए सर, ये रॉन्ग डायरेक्शन हो गया सर?
yes, ये wrong मेंसेस direction है. हाँ हाँ तो मैंने मेडिसिन चेंज if that lady have the previous history of irregular menses, then it is not wrong. आप उसे पहले फाइंड आउट करो कि उसको सिंस प्यूबर्टी ऐसा कभी कुछ हुआ था क्या. थोड़ा सा साथ में हेयर फॉल भी था, मैंने मेडिसिन चेंज किया फिर साथ में नहीं क्या सर? नहीं, हेयर फॉल इट इज थर्ड थर्ड लेयर. लेयर, Yes, but the menses it is fourth or fifth layer. फोर्थ problem. फिफ्थ लेयर. इसलिए विटामिन B12 करेक्ट हो गया, लेकिन वो ये प्रॉब्लम आ गया सर. हाँ, तो उसे आप पहले वो रूल आउट करो कि ऐसा पहले हुआ था क्या. पहले हुआ होगा तो इट इज राइट, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ तो इट इज रॉन्ग. नहीं, उससे पहले हुआ था उनको सर. हाँ, वेट एंड वॉच. फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए. ओके सर, थैंक यू. सर थैंक यू एक्यूट सर. एक्यूट Yes, रेमेडी के बाद कितने टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इशू करना. एक्यूट एक्सर्बेशन में हाँ, या तो मींस व्हेन वी प्रिस्क्राइब द एक्यूट, व्हेन वी शुड गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल. कैसा होता है कि एक्यूट एक्सर्बेशन है और आपने एक्यूट रेमेडी दे दिया तो पेशेंट को तुरंत अच्छा लगेगा और वो जो उसको बेटर फीलिंग है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा. उसे सडन और कुछ देर बाद या फिर नेक्स्ट डे उसे एग्रीवेशन होगा. इसलिए वो जैसे ही अच्छा लगने लग गया तो आप पहले उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फाइंड आउट करो और उसे तुरंत दे दो. 2-3 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर इतना वेट नहीं करना है. नेक्स्ट फ्यू आवर में या फिर नेक्स्ट डे या फिर सेकंड डे आप उसे प्रिस्क्राइब कर दो. यस, क्योंकि एक्यूट एक्सर्बेशन में इतने एक्सलेंट रिजल्ट है, मेडिसिन देने का भी काम नहीं. आप ओनली मेडिसिन का नाम, जो मेडिसिन एक्यूट चार्ट पर से परफेक्टली आपको लग रही है कि ये मेडिसिन, इसकी मेडिसिन ये ही है एक्यूट के लिए, अगर उस मेडिसिन का नाम भी अगर आप उसके कान में बोल देते हैं ना तो उसका रिजल्ट आ जाता है. सडन अस्थमेटिक पेशेंट, अगर आपके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और पेशेंट आया और आपने उसका जो भी एक्टिविटी देख के उसकी मेडिसिन आपके ध्यान में आ गई कि ये मेडिसिन उसको यहाँ पे परफेक्ट है, उसके कान में मेडिसिन का नाम बोल दो, उसका अस्थमेटिक अटैक विद इन 2 मिनट रिलीव्ड हो जाएगा. पेशेंट फील्स रिलैक्स. लेकिन आपको वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा. अगेन उसको थोड़ी देर बाद, फ्यू आवर्स बाद उसे वो अटैक वापस आ सकता है. इसलिए वो आने के पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब करना. यस, सो और किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो सर. या गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर एक रूब्रिक पूछना था. एक पेशेंट है सर, एक दिन मेरे को दिखा रही थी तो बोली कि डॉक्टर साहब जब भी कोई नया काम करने जाते हैं, घर जमीन लेने जाते हैं, तो हम लोगों के साथ बड़ा गलत होता है. ऐसा कुछ जरूर हो जाएगा, हम कर ही नहीं पाते हैं. जब भी कोई जमीन जायदाद खरीदना होगा ना, तो हमारे घरे में ऐसा विपत आता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हमारा बिगड़ जाता है. यस, इसमें तो बहुत सर से रुब्रिक्स है. देखो, फियर ऑफ समथिंग विल हैपन, fear of wrong happen or delusion wrong will happen, delusion misfortune, or presumptuous and delusion presumptuous. जब हम कुछ लेने जाते हैं तो हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता है कि बवाल आ जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ ले नहीं पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं. कोई बीमार हो जाएगा, कोई जल जाएगा, किसी को हॉस्पिटल में ले जाना होगा. जब हम प्लानिंग करते हैं कुछ लेने की, तभी ऐसा होता है डॉक्टर. Yes, delusion wrong suffered. Wrong suffered, real suffered wrong. एवरीथिंग गोज रॉन्ग, ये तो नहीं होगा.
एवरीथिंग हो जाएगा, ये भी हो सकता है, बट वो डिल्यूजन क्योंकि है, उस डिल्यूजन पेशेंट को सर एवरीथिंग। ना यूटेरस में ट्यूमर के साथ उसके गाल ब्लैडर में म्योबियन सिस्ट, क्या म्योबियन ट्यूमर गाल ब्लैडर में बना हुआ, तो हमने काली बाइक्रोम दिया था उसको, बहुत सारा आराम हुआ, काली ब्रोम या बाइक्रोम दिया हूँ कई जगह से, लेकिन वो उसको मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ देखा कि वहाँ पे जो उसके गाल ब्लैडर में म्योबियन ट्यूमर बना हुआ है वो अभी भी सेम वैसे ही है, और जो उसका यूटेरस में ट्यूमर का साइज था वो छोटा हो गया। तो राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। तो देखो इसका एनालिसिस करेंगे अपन, राइट? हाँ सर। तो यूटेरस इट इज फोर्थ लेयर, जी। राइट? urinary urinary bladder, it is also fourth layer. बट आपको ये देखना है कि जो ब्लैडर में सिस्ट है या फिर ट्यूमर है उसकी नहीं। पैथोलॉजी। जी जी, बच्चेदानी में है और यूटेरस में। और ब्लैडर में क्या है? नहीं, वो उसमें है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में है। जी, तो गॉल क्या ब्लैडर है गॉल ब्लैडर में? उसमें म्योबियन ट्यूमर करके है। ट्यूमर है। तो अभी हाँ। आपको दोनों ट्यूमर की पैथोलॉजी देखना है, जो यूटेराइन ट्यूमर है उसकी पैथोलॉजी क्या है और ये पैथोलॉजी क्या है। जो पैथोलॉजी मोर डेंजर होंगी वो मोर इम्पोर्टेंट होगी। तो उसमें ना वो जो ट्यूमर था इक्टोपिक ट्यूमर था, इक्टोपिक मेटास्टैटिस ए करके लिखा हुआ था, तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ये गाल ब्लैडर का जो म्योबियन ट्यूमर है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वो देखो म्योबियन ट्यूमर जो भी है वो सिंपल है क्या, उसमें कौन से टिश्यूज आ रहे हैं, कौन से सेल्स हैं, वो कौन से लेयर के हैं। अगर यूटेराइन ट्यूमर जो था वो हाई लेवल का था, उसके सेल्स अलग थे और उससे लेस इंपॉर्टेंट अगर ये सेल होंगे तो इट इज राइट, क्योंकि अगर वो ट्यूमर जाके ये ट्यूमर एज इट इज है तो वेट एंड वॉच, राइट? जी सर। तो आपको वो उसके डिटेल में जाके उसके पैथोलॉजी में जाके वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच सेल्स आर इन्वॉल्व, विच टिश्यूज आर इन्वॉल्व, एंड उसके बाद उसकी लेयर पता चलेंगी, फिर उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, फिर आप इजीली रूल आउट कर सकेंगे इट इज राइट और रॉन्ग। तो मैंने आपको वे बता दिया, आप फाइंड आउट करो। जी सर। यस, सो थैंक यू वेरी मच आज की इस सेशन के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और आगे भी आगे के सेशंस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एक्यूट नॉलेज ही उस टाइप का है, बहुत अच्छा नॉलेज है। बीच बीच में हम एक्यूट केसेस भी देखेंगे, जो एक्यूट इमरजेंसी केसेस होंगे, और उससे आपको और ये बुक के बारे में डिटेल में नॉलेज आएगा, और बहुत सिंपल वे से आप इसे समझ पाएंगे थ्रू दैट केसेस। So thank you very much. Good day. Goodbye. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye bye.